दादी माँ ने जैसे ही घूंघट वाली लड़की के मुंह से ये सुना कि वेद उसका पति है, ये सुनकर वहां सिर्फ दादी माँ नहीं बल्कि सबके मुंह खुले के खुले रह गए। वेद ने शादी कर ली किसी से? इस बात पर विश्वास करना सभी लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल था। वेद भी उस लड़की के मुंह से ये जानकर कि घूंघट वाली लड़की उसे अपना पति बता रही है, ये जानकर वेद खुद भी हैरान था। हाँ, उसने बेशक शादी की थी, लेकिन उसने शादी आशी से की थी। फिर ये लड़की कौन है जो उसे अपना पति बता रही है? वेद कहता है, बस करो तुम, हो कौन? और मैं नहीं जानता तुम्हें, और तुम मेरे साथ अपना रिश्ता जोड़ रही हो? वेद की बात सुनकर दादी माँ भी उस लड़की की तरफ सवाल भरी नजरों के साथ देखने लगती हैं। तभी देव आगे आकर कहता है, अब तो मेरे भाई के सवालों का जवाब दो। तुम उनकी वाइफ हो ना? तो तुम बताओ कि मेरे भाई ने तुमसे शादी कब की, और क्यों तुम अपना चेहरा इस 4 फीट के घूंघट में छुपाई हुई हो? बोलो, अगर तुम सही हो तो तुम अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रही हो? देव की बात से सब सहमत थे, पर पता नहीं क्यों वेद को उस लड़की की छुअन काफी जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन आवाज से पहचान नहीं पा रहा था। अब तो उसे भी उस घूंघट वाली लड़की का चेहरा देखना था कि आखिर ये है कौन जो इतने यकीन के साथ उसे अपना पति बता रही है। सबकी नजरें उस घूंघट वाली लड़की पर थी। उस घूंघट की ओट से वे लड़की सबकी नजरों को खुद पर महसूस कर पा रही थी। इसलिए वे कहती है, ठीक है, आप सबको मेरा चेहरा देखना है ना, तो ठीक है। ये कह वे घूंघट वाली लड़की अपना घूंघट अपने चेहरे से हटा लेती है। उस घूंघट वाली लड़की का चेहरा देख दादी माँ के अलावा हर कोई हैरान था। सबके मुंह से निकला, आसी? ये घूंघट में अपना चेहरा छुपाए कोई और नहीं, आसी ही थी। और आसी को वहां देखकर सबका रिएक्शन काफी हैरानी भरा था, खासकर वेद का। जो आसी उसे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही थी, जो आसी उससे नाराज थी। आज वे उसके घर उसकी पत्नी का हक लेने आ गई। आसी का चेहरा इस वक्त सबके सामने था, पर बावजूद इसके वेद को अपनी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल था। वहीं आसिक को देखकर पलक, जो पहले ही बंसल हाउस में इस नाटक को देख रही थी, वे पहले ही कुछ खास समझ नहीं पा रही थी। ऊपर से उसे एक और झटका कि घूंघट के नीचे कोई और नहीं, उसकी अपनी दोस्त आसी थी। पलक दादी माँ के पास से हटकर आसी के पास आकर कहती है, आसी, तुम यहाँ? ये शादी का जोड़ा, ये सब क्या है आसी? तुम वेद सर की पत्नी हो, पर कब हुई ये शादी? और तुमने मुझे कुछ भी बताया क्यों नहीं? वहीं आसी, जो खुद भी पलक को बंसल हाउस में देखकर हैरान थी, उसे ये तो पता था कि पलक को केयरटेकर की नौकरी मिली थी, पर यह नौकरी कहाँ मिली, किसके घर मिली थी, आसी इस बात से अनजान थी। और आज पलक को भी यहाँ देखकर आशी भी हैरान थी, पर फिर जगह और समय का ख्याल देखकर आसी अपने चेहरे पर से हैरानी के भाव हटाते हुए कहती है, पलक, तुम भी यहाँ हो? आसी की बात सुनकर पलक कहती है, पहले मेरे सवालों का जवाब दो आसी, मैंने कुछ पूछा है। वहीं पलक और उस घूंघट वाली लड़की की बातें सुनकर दादी माँ पलक से पूछती हैं, पलक, क्या तुम इस लड़की को जानती हो? वहीं दादी माँ की बात सुनकर पलक उनकी तरफ पलटकर कहती है, जी दादी माँ, मैं इसे जानती हूँ। ये मेरी दोस्त आशी है, हम साथ में रहते हैं। पलक ने अपना बोलना खत्म ही किया था कि शालिनी जी कहती हैं, अच्छा, तो ये बात है। पक्का इसी लड़की ने हमारे घर की बातें बाहर की ओर और इस लड़की के साथ मिलकर इस घर में हमेशा के लिए सेट होने का प्लान बनाया होगा, जिसमें ये दोनों लड़कियां शामिल है। देखा माँ जी, मैं कहती थी ना, ये छोटे गरीब लोग और उनकी सोच हमेशा घटिया। बस! शालिनी जी आगे कुछ कहती उससे पहले एक तेज आवाज सबके कानों में पड़ी। थोड़ी देर वहां शांति पसर जाती है, क्योंकि ये तेज आवाज किसी और की नहीं, आसी की थी। और आसी की आवाज सुनकर कुछ पल वहां सब शांत हो गए। तभी शालिनी जी आगे कुछ कहती, उससे पहले ही आसी कहती है, मैं सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अब जो भी मन में आएगा बोलती जाएंगी और मैं सुनती रहूंगी। आपको कोई भी हक नहीं है मेरी दोस्त से इस तरह से बात करने का। जैसे शादी के सच से आप सब अनजान थे, वैसे ही मेरी दोस्त भी थी, क्योंकि मैंने कभी अपनी शादी की बात इसे तो क्या किसी को भी नहीं बताई थी। और अगर आपको सच जानने का इतना ही शौक है ना, तो उस इंसान से सच क्यों नहीं जान लेती जो मेरा पति है और यहीं हम सबके बीच खड़ा है। आशी को शालिनी जी का पलक से इस तरह से बात करना पसंद नहीं आया था, जिस वजह से वे गुस्से में आ गई थी। इसलिए वे सीधा वेद के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और वेद की आंखों में देखकर कहती है, बताइए सर,
मैं कौन हूँ, मेरा आपसे क्या रिश्ता है और किस रिश्ते की वजह से मैं आपका नाम अपने नाम के साथ जोड़ रही हूँ। हमेशा आप चुप रहते हैं, आज बोलिए। क्या आप भी झूठ कहना चाहते हैं कि मैं एक घटिया लड़की हूँ जिसका काम है आप जैसे अमीरों को फंसाना? तो कह दीजिए। आशी की बात सुनकर वेद कहना तो बहुत कुछ चाहता था, और वे कुछ कहता उससे पहले दादी माँ कहती हैं, हाँ वेद, कहिए कि ये लड़की क्या कह रही है। देखिए, कोई भी लड़की इस तरह खुद को किसी की पत्नी नहीं बताती। अगर हमने आपको कभी भी किसी के साथ गलत करना नहीं सिखाया तो हमें उम्मीद है कि आप इस लड़की के साथ भी गलत नहीं करेंगे। हमें अपने संस्कारों पर पूरा विश्वास है। देव भी कहता है, हाँ भाई, बताइए कि क्या आशी सच कह रही है। जितना मैं आशी को जानता हूँ, वे वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है जो पैसों के पीछे भागे, जैसा कि मोम बता रही हैं। इसलिए आप ही बताइए सच, ताकि हमें सच पता चले और किसी की गलत फहमी दूर हो। ये बात उसने अपनी मोम को देखकर कहा था, क्योंकि शालिनी जी का पलक और आशी के लिए घटिया शब्द का इस्तेमाल करना देव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वहीं वेद की नजरें इस वक्त आशी की नजरों पर थी, जो बस सच सुनना चाहती थी। तभी वेद कहता है, आशी जो कह रही है वे सच कह रही है। मैंने इसे शादी की है, हमारी शादी कोर्ट मैरिज हुई है और हमारा डिवोर्स। वेद इतना कहकर आगे कहता कि आशी वेद को अपने और डिवोर्स वाली बात बताते देखकर बीच में ही कहती है, और हमारी शादी को पूरे 5 महीने हो चुके हैं। दादी माँ तो पहले ही वेद के मुंह से शादी की बात सुनकर हैरान थी, और अब आशी के मुंह से ये जानकर कि उनकी शादी को 5 महीने का वक्त बीत चुका, वे वेद की तरफ देखती हैं और अपनी दादी माँ को अपनी ओर देखते देख वेद कहता है, आप नाराज मत होइए दादी माँ, मैं आपको सच बताता हूँ। वेद ने बस इतना ही कहा था कि दादी माँ कहती हैं, बस वेद, हमें जितना जानना था और सुनना था, समझना था, समझ चुके हैं। तुमसे मैं बाद में बात करूंगी, पहले हम इनसे बात करेंगे। तुमने अभी कहा कि तुम्हारी शादी को 5 महीने का वक्त हो चुका है, तो तुम इन 5 महीनों में कहाँ थी? क्यों नहीं आई यहाँ? और अगर अब तक नहीं आई थी तो अब क्यों? अपनी सास का सवाल सुनकर शालिनी जी काफी खुश होती हैं, और उनको लगता है कि उनकी सास के पूछे सवाल से जरूर ये लड़की फंस जाएगी। पर वहीं उनकी सोच से उनको बाहर निकालते हुए आशी कहती है, आपके पोते वेद नहीं चाहते थे कि हमारी शादी का पता आप सब में से किसी को भी चले, इसलिए उन्होंने शादी और मुझे सबकी नज़रों में आने से मना किया। इनका मेरे साथ शादी करने और फिर इस शादी को दुनिया के सामने ना लाने के पीछे की क्या मकसद है, ये बात न मैं तब जानती थी और ना अब, पर आज मैं सबके सामने आई, आप सबके। इसकी वजह ये खुद है। वेद तो हैरान होकर आशी को देख रहा था, क्योंकि आशी ने बेशक झूठ नहीं कहा था, पर जिस तरह से बताया था ये सच उसके हिसाब से ऐसा लग रहा था कि आशी अब उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। जो सोच वेद को गुस्सा आने लगा था आशी पर। आशी की बातें सुनकर सब हैरान थे, और तभी देव आकर वेद से कहता है, भाई, ये आशी क्या कह रही है? ओह सॉरी, आशी नहीं, अब तो आशी आपसे शादी करने के बाद मेरी भाभी बन गई है। हाँ, तो आशी भाभी ये सब क्या कह रही हैं, बताइए। अगर आपने इनसे शादी कर ही ली थी तो 5 महीनों तक इस शादी और इनको हम सबकी नज़रों से छुपाने का क्या मतलब था? या आपको किसी बात का डर था? बोलिए। और आपने शादी की, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इनको पहले से ही जानते थे, इसलिए शादी की, और फिर इनको हमारे ही होटल में जॉब करने के लिए ले आए ताकि वे आपके सामने रहें। क्या यही बात है? इसलिए आप अब तक यहाँ बेंगलुरु में हैं, क्योंकि आज से पहले तो आप कभी यहाँ इतने दिन तक नहीं रुके। इसका मतलब भावी वजह है आपकी यहाँ रुकने के पीछे, और हम लोगों को लगा कि आप दादी की वजह से यहाँ रुके हैं। देव की बातें सुनकर दादी माँ घूरकर वेद की तरफ देखने लगी, और वेद हैरान होकर कभी देव को देखता जो एक नई कहानी में एक नई और कहानी जोड़ चुका था। दादी माँ वेद से कहती हैं, एक तो तुमने हमें बिना बताए शादी की और हमारे घर की बहू को हमारे होटल में नौकरी पर भी रखे हो। तुम हमारे घर की बहू से काम करवा रहे हो। दादी माँ की बात सुनकर वेद कुछ कहता कि आशी कहती है, हाँ दादी माँ, और यही नहीं, होटल में मुझसे बहुत काम करवाते हैं, और ज़रूरी काम होने के बावजूद छुट्टी भी नहीं देते, और तबीयत खराब होने पर भी काम करवाते हैं। मैंने कितनी बार कहा कि मुझे अपने परिवार वालों से मिलवाइए, पर कहते थे कि ज़रूरत क्या है, वरना आप ही सोचिए। वे देव की ओर देखकर कहती है,
देवर जी और मैं एक ही होटल में काम करते थे। फिर मैं चाहकर भी नहीं बता पाई उनको कि मैं उनकी भाभी हूँ। हमारा रिश्ता तक बताने की परमिशन नहीं दी थी आपके पोते ने। आसी इस वक्त बेहद मासूम लग रही थी। उसकी मासूमियत देखकर कोई भी फिसल जाए। और पलक की नजरें बस आसी पर थी। आसी को वे बहुत सालों से नहीं जानती थी, पर जितने भी वक्त से जानती थी, आसी इतनी मासूम है, ये बात वे नहीं मान सकती थी। आसी की शरारतों से वे वाकिफ थी और इस वक्त भी उसकी नजरें आसी की आंखों पर थी, जहां मासूमियत के साथ शरारत भी झलक रही थी। अब उसे आसी से इस शादी का हर सच जानना था। वहीं दूसरी तरफ आसी की बातें सुनकर वेद का मुंह खुला का खुला रह गया। मतलब उसके सामने इतना झूठ कहा जा रहा है और वे अपनी सफाई में कुछ कह भी नहीं पा रहा है। वेद अपने सामने ये सब देखकर अपने मन में कहता है, ये हो क्या रहा है? मतलब ये हो क्या रहा है? मेरी वाइफ मेरे ही सामने इतना झूठ कह रही है और मेरा भाई है कि अपने ही भाई की जिंदगी में कांड करवाने के लिए स्टोरी राइटर बना हुआ है। इन दोनों से तो मैं बाद में निपट लूंगा। पहले दादी माँ से बात करनी होगी। वे कुछ भी गलत समझे उससे पहले मुझे उनसे बात करनी होगी। सारी सिचुएशन समझानी पड़ेगी। वेद ऐसा सोच दादी माँ के पास आगे बढ़ता है कि दादी माँ अपना एक हाथ बढ़ाकर वेद के बढ़ते कदमों को अपने पास आने से रोकने का इशारा करती हैं और ये इशारा समझ वेद के कदम जहाँ थे वहीं रुक गए। दादी माँ शालिनी जी से कहती हैं, शालिनी बहू, हमारे घर में नई बहू आई है, तो उनका स्वागत हमारे खानदान में जिस तरह से एक नई बहू का गृह प्रवेश किया जाता है, ठीक उसी तरह पूरी रस्मों और रिवाज के साथ उनका गृह प्रवेश किया जाए। हमें अपने घर की नई बहू के गृह प्रवेश में कोई भी कमी नहीं चाहिए। जो कुछ लोगों की वजह से पहले गलत हो चुका वे हो चुका, पर अब जो होगा पूरे नियमों के हिसाब से होगा और हम अपने नियमों और कायदों में कोई भी कमी नहीं आने दे सकते। इसलिए अब आप इस घर की बहू होने के नाते अपना फर्ज निभाएंगी। अपनी सास की बात सुनकर शालिनी जी गुस्से से कहती हैं, आपका कहने का मतलब है कि हम इस लड़की का स्वागत करेंगे जिसके न जात का पता और न खानदान का। हम माफी चाहते हैं माँ जी, पर हम इस लड़की का गृह प्रवेश हरगिज नहीं करवाएंगे। और ये कहते हुए शालिनी जी वहां से जाने लगती हैं कि दादी माँ की तेज आवाज फिर पूरे हॉल में गूंज उठती है। एक बार जब हमने कह दिया वे हमारा आखिरी फैसला है। इस बार अगर किसी ने भी हमारी बात नहीं मानी, वे अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ सकता है। याद रहे, हम कुछ कहते नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं कह सकते हैं। अगर हमें कहने पर मजबूर किया गया तो बता देते हैं हम उन सबको जिसे भी हमारे फैसलों से एतराज है। तो ये घर अब भी हमारा है और हम हैं इस घर की मालकिन। तो अब जिसे जो सही लगता है वे कर सकता है। और आज हमारे घर की नई बहू अपने ससुराल में पूरे रीति रिवाजों के साथ ही इस घर में प्रवेश करेगी और ये हमारा आखिरी फैसला है जो बदलेगा नहीं। और ये खबर तो हमें औरों से भी लेनी है जिन्हें ऐसा लगता है कि वे अब बड़े हो गए हैं और उनको अधिकार मिल गया है अपनी जिंदगी से जुड़े इतने बड़े फैसले लेने और फिर उनको छुपाने का। दादी माँ ने वेद की तरफ नाराजगी के साथ अपनी इस बात को कहा था, जिसका मतलब वेद अच्छे से समझ जाता है। शालिनी जी को अपनी सास की बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है, पर ये वक्त नहीं था बहस का। इसलिए ना चाहते हुए भी उनको वे सब करना पड़ा जिसमें उनकी मर्जी नहीं थी। बावजूद इसके उनकी सास जो चाहती थी वे बात माननी पड़ी। दरवाजे पर एक लाल आलते से भरी थाल थी और उसके सामने आसी खड़ी थी और आसी के साथ वेद। और शालिनी जी दरवाजे पर अपने दोनों हाथों में आरती की थाल लेकर खड़ी थी। आसी के होठों पर मुस्कान तो वेद का चेहरा हमेशा की तरह शांत। देव के हाथों में कैमरा था जिसमें वे वीडियो बना रहा था, तो पलक भी मुस्कुराते हुए अपने दोस्त की जिंदगी के इतने खूबसूरत पलों को अपने फोन के कैमरे में कैद कर रही थी। और दादी माँ उनकी खुशी के बारे में शब्द कम पड़ जाएं। आखिर उनकी पोता बहू घर आई थी, उनके वेद की वाइफ, उनके घर की बहू, उनकी आसी।